जी जनाब, एक्सरसाइज 2 की तरफ मूव करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपको जो एक्सरसाइज 1 मैंने आपके साथ शेयर की थी और जो पिछले वीडियो में डिस्कस भी की है, आपने उसको एटलीस्ट एक दफ़ा परफॉर्म कर लिया होगा। यहाँ पे हम कुछ मज़ीद चीज़ें थ्रू द एक्सरसाइजेज सीखेंगे। पहली चीज़ ये देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1। हमारे पास Q1 की सेल है, Q2 की सेल है और मैंने टोटल जो है वो सेल्स कैलकुलेट करनी है। इसके लिए बहुत ईजी सा तरीका है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इक्वल टू का बटन प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करूँगा, फिर मैं प्लस का बटन प्रेस करके दूसरे सेल पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये फॉर्मूला मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है ये एक लिंक की फॉर्म में होता है, जिसमें लिंकिंग कर दी गई है इस सेल की B9 के साथ और C9 के साथ। अब ये जो लिंकिंग होती है ये रिलेटिव लिंकिंग होती है। इसका क्या मतलब है? फर्ज करें कि मैं इस सेल को कॉपी करता हूँ और इस सेल के पे पेस्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने वहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया तो उस सेल के रेफरेंसेस भी साथ में मूव हो गए। अब ये एक बड़ी मज़े की एक्सेल की प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है कि इस सेल के अंदर इससे एक लेफ़्ट और दो लेफ़्ट, यानी कि एक सेल लेफ़्ट वाले को ऐड किया हुआ था दो सेल लेफ़्ट वाले से, तो यहाँ से जैसे मैंने इसको कॉपी किया, इस फार्मूले को मैंने जैसे ही कॉपी किया किसी और जगह पे पेस्ट किया, तो वहाँ पे उसके दोनों लेफ़्ट वालों के साथ वही काम होना शुरू हो गया। तो एक जो कैलकुलेशन आपने की है वो करके जब आप किसी दूसरी जगह पे बिल्कुल इसी तरीके की कैलकुलेशन करना चाहें तो आप पहले वाले फार्मूले को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करें। चलें, मैं इसको कॉपी करके जो मैंने 2600 है इसको कॉपी करके किसी एक खाली सेल में पेस्ट करता हूँ। आप देखें कि इस सेल के अंदर F2 प्रेस करूँगा तो मुझे फार्मूला नज़र आएगा कि इसका फार्मूला है कि इसके दो लेफ्ट वाले जो सेल्स हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं। दिस रेफरेंसिंग इज़ कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। कि जैसे ही आप एक सेल को कॉपी करके किसी और जगह पे लेके जाते हैं तो उसके रेफरेंसेस भी कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। इवन जब आप कॉपी करते हैं और एक और जगह पे पेस्ट करते हैं तो उसका फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, सेल का बॉर्डर, हर चीज़ कॉपी हो जाती है, फॉर्मूला भी कॉपी हो जाता है। ये जो कॉपी करके आप दूसरी जगह पे जाके उसको पेस्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा वैसे था सेल वैसा ही अभी आ गया। जो कॉपी पेस्ट होती है वैसे ही होते हैं जब आप फोटो कॉपी कराते हैं, तो दैट मीन्स के जो ओरिजिनल था वो तो ओरिजिनल ही है, लेकिन जो नकल है या जो उसकी फ़ोटो कापी है उसमें भी उसकी तमाम बातें आ गई हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब आप एक सेल को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो हूबहू कॉपी हो जाता है और उसके अंदर अगर कोई रेफरेंस लिखा हो तो वो रेफरेंसेस बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटिवली मूव कर लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको कट करेंगे Ctrl+X से और इस जगह पे जाके पेस्ट करेंगे Ctrl+V से, तो इसके फार्मूले चेंज नहीं होंगे। यानी कि रिलेटिव रेफरेंसिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट पे चलती है, कट पेस्ट पे नहीं चलती। ठीक है जी, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो जो काम मैंने इससे पहले किया हुआ है वो अनडू हो जाएगा। ये अनडू का बटन है। अल्टरनेटिवली अनडू का बटन ये होता है, ये आपके पास यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। देखें, इसने यहाँ पे इसने बताया भी है कि ये Ctrl+Z करने से आपका अनडू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम इस सेल को कहीं ड्रैग करके ले जाते हैं। देखें, जैसे ही मैं कर्सर, अब कर्सर के ऊपर आपने गौर करना है, कर्सर जैसे ही सेल के अंदर है तो इस वक्त एक मोटे प्लस के साइन में है। जैसे ही किसी दीवार पे जाएगा तो ये देखें एक डिफरेंट कर्सर का एरो भी आ गया है और एरो के साथ साथ एक ऐसी शेप बन गई है जो चारों तरफ एक एरो बना हुआ है। तो मैं जब यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो दिस इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है जी। तो एक सेल को जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी और जगह पे ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस किया हुआ है और अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो आप देखें कि ये भी मेरे साथ मूव हो रहा है। तो जहाँ पे जाके मैं बटन को छोड़ दूंगा वो वहाँ पे सेल मूव हो जाएगा। देखें, यहाँ से मैंने कट किया, इधर चला गया, तो ये कट और पेस्ट की तरह का ही इसका बिहेवियर है। तो ड्रैग ड्रॉप कर लें या कट पेस्ट कर लें, फॉर्मूले के रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज नहीं होते। हाँ, अगर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो फार्मूले के जो रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये बात इस वीडियो की पहले 4-5 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस की है। अब मैं इसको यहाँ से दोबारा कट करता हूँ और यहाँ पे लाके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि फार्मूले अभी वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है जी। और अगर मैंने यहाँ पे भी यही फार्मूला लगाना है तो मुझे यहाँ से ये वाला फार्मूला कॉपी करके इधर पेस्ट करना पड़ेगा,
तो वो अपने राइट साइड के दोनों सेल्स को जो है वो ऐड कर रहा होगा। तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज 2.1 परफॉर्म करें, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं कंपनी की, उसकी सेल प्राइस आ रही है, उसकी क्वांटिटी सोल्ड आ रही है, टोटल प्राइस आ रही है। अब देखें आपने अगर इस एक्सरसाइज को करना है तो आप देखेंगे कि जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट की हुई है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो प्रोडक्ट है ये एक ए, उसकी सेल प्राइस है और उसकी क्वांटिटी है। तो मैंने क्या करना है, मैंने टोटल प्राइस फाइंड करनी है। तो आपको पता है वो कैसे फाइंड होगी, वैसे फाइंड होगी कि सेल प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई करना है इसकी क्वांटिटी के साथ। अब देखें कि अभी तक हम लोग सेल पे क्लिक करते आए थे, लेकिन अगर हम लोग माउस को यूज़ ना करना चाहें तो भी हम लोग लेफ़्ट और राइट के एरोस प्रेस करके सेल्स के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल टू का बटन प्रेस किया, अब मैं एक दफ़ा राइट एरो प्रेस करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं एक और दफ़ा राइट प्रेस करूँगा तो वो इसको सेल को सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन ये देखें ये भी डॉटेड बॉर्डर है, इसका मतलब ये है कि वो सजेस्ट कर रहा है कि क्या इसको सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल इसको सेलेक्ट करना है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा, देखें ये जो बॉर्डर था ये अब परमानेंट हो गई, ये डॉटेड नहीं है, ये अब एक कंप्लीट लाइन है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। एक दफ़ा राइट एरो प्रेस किया तो क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो मेरे पास जो टोटल प्राइस बनेगी वो सेल प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके बनेगी। ठीक है जी। तो द क्वांटिटी इज 100 मल्टीप्लाई बाई 500। अब बजाय इसके कि मैं इस सेल में फिर दोबारा से इसको कहूँ कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस और आंसर कैलकुलेट करूँ, जो कि खैर एक क्विकली काम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है कि भाई इस तरह करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल इस फार्मूले को कॉपी करें और हर उस सेल में पेस्ट कर दें जिसमें आप यही काम करना चाहते हैं कि लेफ्ट वाले दोनों सेल्स को जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी किया और इसको थ्रू आउट हर जगह पे पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी और पेस्ट की जो ऑप्शंस हैं, किसी भी सेल में मैंने चेक करना है कि इसमें फार्मूला कैसा है तो मैं F2 प्रेस करूँगा तो मुझे वो नज़र आएगा। साथ ही एस्केप का बटन होता है, मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो वो दोबारा फार्मूला नज़र आना ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक एक करके फार्मूले को चेक कर रहा हूँ। वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि देखें इस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई हो गया है हर जगह पे। अच्छा जी, अब इसमें मैंने सेल टैक्स की अमाउंट ऐड करनी है। तो आपको पता है कि मैंने क्या करना होगा, मैंने 500 के अंदर 500 का 6% ऐड करना है। तो ये बनेगा 500 प्लस 500 का 6%। ठीक है जी। ये बात अभी हम इससे पिछले वाली वीडियो में भी करके आए हैं कि 500 में 500 का 6% ऐड करना है। तो पहले D15 में जो लिखा हुआ है उसको F15 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको D15 में ऐड करेगा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 530। और आप सिंपल मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके थ्रू आउट नीचे वाले तमाम सेल्स को शिफ्ट और डाउन एरो से सिलेक्ट करता चला जाऊंगा। अभी मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, फिर डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा हुआ है। तो जहां तक मैंने पेस्ट करना है वहां तक सिलेक्ट करके शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करना छोड़ दिया। अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा जिससे ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया। F2 प्रेस करके देख लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टोटल्स कैलकुलेट करने हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और ये दोनों काम कर लें। जी, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। अब मैंने इस सेल में जो है वो टोटल सेल प्राइस का फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा, मैं पहले सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस दूसरे सेल को, फिर प्लस तीसरे सेल को, चौथे सेल को, पाँचवें को, छठे को, सातवें को और आठवें को और एंटर प्रेस करूँगा। तो ये मेरे पास 1060 सेल प्राइस आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, तो ये F2 का बटन प्रेस करके देखेंगे तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस भी एक एक लेफ्ट राइट साइड को मूव कर गए हैं। और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये ऊपर वाले सारे सेल्स को सम करके दे रहा होगा। इसी तरीके से इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे तो वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। अब ये देखें इसमें हमने क्या किया कि हमने एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद उसको थ्रू आउट कॉपी पेस्ट कर दिया, विच विल हेल्प यू कि आप किस तरीके से ये काम को कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मैंने फॉर्म में देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का टोटल बना लेते हैं जिनका टोटल एक मीनिंगलेस चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की पर यूनिट की जो सेल प्राइस है इसका टोटल एक मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। पर यूनिट सेल प्राइस मुझे नहीं चाहिए, तो ये टोटल यहाँ पे नहीं आना चाहिए।
मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात बता रहा हूँ, वैसे तो आप इसका टोटल करना चाहें आप कर लेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी कभी डिटेल मेरे पास आती थी तो उसमें हर कॉलम का टोटल हुआ होता था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली क्वांटिटी सोल्ड, अब प्राइस ही डिफरेंट है तो क्वांटिटी सोल्ड मेरे लिए कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सही है। इसी तरीके से सेल टैक्स की परसेंटेज, हर एक की परसेंटेज डिफरेंट होती है। टोटल ऑफ सेल टैक्स जो है परसेंटेज, दैट विल नॉट बी ए रेलिवेंट फिगर। तो फिर हमारे पास जो रेलिवेंट अमाउंट्स होंगी वो सिर्फ ये होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से एक अच्छी रिपोर्ट वो होती है जिसमें, अगर ये रिपोर्ट मेरे सामने आए तो मैं इसको अच्छा तब कंसिडर करूंगा जब इसमें सिर्फ प्राइसेस के टोटल्स हों, जो टोटल्स मुझे चाहिए। सेल टैक्स का हर एक का टैक्स का टोटल इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर मी। इसी तरीके से क्वांटिटीज़ का टोटल इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर मी क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सेल प्राइस, पर यूनिट सेल प्राइस का टोटल इज़ नॉट रेलिवेंट क्योंकि वो एक बड़ी मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो दिस वाज एक्सरसाइज 2.2। हम लोग साथ साथ में एक्सेल के फॉर्मूले अप्लाई करना सीख रहे हैं और साथ साथ में हम लोग बहुत सारी और भी चीज़ें, डिटेल्स वगैरह भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बननी है। ये भी देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चीज़ों का इंटरफेस कैसा होता है, जो कि इंट्रोडक्शन में नॉर्मली आती हैं चीज़ें। हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। जी जनाब, सेल प्राइस है और सेल टैक्स है। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने टोटल अमाउंट निकालनी है, सेल प्राइस प्लस सेल प्राइस का 6% टैक्स। ठीक है जी, ओके। नहीं, ये जो टैक्स है ये परसेंटेज में नहीं है, ये रुपीज़ में है। तो प्राइस में टैक्स जो है वो आपने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, आपने टोटल अमाउंट में इसको सिर्फ ऐड करना है। तो दिस प्लस दिस, तो आपने दोनों को ऐड कर लिया, फॉर्मूला यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से अब हमने इनको ऐड करना है 100, 150। अब ज़रा यहाँ पर रुकें, अगर मैं इन तमाम कॉलम, इस कॉलम की वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ, अभी तो ये मेरे पास 6 हैं, लेकिन अगर ये मेरे पास 600 रोज़ हों, यानी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 600 प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर क्या मैं हर एक को इस तरीके से प्लस 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 करता चला जाऊँगा? ये तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे फिर दोबारा आया, उसने कहा भाई साहब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करें, आप इक्वल टू का बटन प्रेस करें और लिखें सम। क्या लिखें? सम लिखें। सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, और फिर उसके बाद आप मुझे बता दें कि आपके सेल का, जहाँ पे आपने सम करना है, वो पहला सेल कौन सा है और आखिरी सेल कौन सा है। आप मुझे सिर्फ पहला और आखिरी बता दें, उसके दरमियान में जितने सेल्स हैं उन सब को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। तो पहला सेल क्या है, ज़रा गौर से मुझे देख के बताएंगे। 100 किस में लिखा हुआ है? B28 में। तो मैं उसे बताऊंगा कि B28 से लेकर, जब मैंने उसे कहना है कि यहाँ से लेकर, तो मुझे यहाँ पे ये कॉलन लगाना है, ये 2 डॉट्स होते हैं, ये लगा दिए। यहाँ से लेकर B33 तक, तो जैसे ही मैं B28 से B33 को लिख चुका हूँगा, आप देखेंगे कि इस पूरे को एक फॉन्ट कलर उसने असाइन कर दिया होगा और इस पूरी जो सिलेक्शन है इसको सेलेक्ट करके दे दिया होगा। इसे हम कहते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में, एक सेल और एक और सेल के दरमियान में जितने भी सेल्स होते हैं, अगर उन सब को कलेक्टिवली बोला जाए तो उसको रेंज कहते हैं। तो हमने सम लिख दिया और उसे ये बताया कि इस रेंज का सम कर दो, राइट। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो उसको सम कर चुका होगा। सिमिलरली इसकी फार्मूले को जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये किसको सम कर रहा होगा? ये अपने ऊपर वाले उन तमाम सेल्स को सम कर रहा होगा। और जब मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करूँगा तो ये अपने से ऊपर वालों को तमाम को सम कर रहा होगा। तो अब देखें, अब आपके पास अगर 4000 रोज़ भी हैं तो आपने सिंपल उसको बताना है कि पहला सेल कौन सा है और आखिरी सेल कौन सा है, और उसके दरमियान में आपने कॉलन लगाना है और वो उसको सम करके दे देगा। तो ये जो आपने चीज़ लिखी है जिसमें इक्वल टू बताया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बताया कि भाई सम कैलकुलेट करना है, जब आप एंटर करते हैं तो यू आर एसेंशियली टेलिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि भाई ये काम करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने बताया कि जी एक्सेल जो है आपने सम परफॉर्म करना है, और सम के बाद उसने आपसे पूछा अच्छा मुझे बताएं कहाँ से लेकर कहाँ तक का सम जो है वो करना है। तो आपने ब्रैकेट के अंदर उसे बताया कि B28 से लेकर B33 तक का सम कैलकुलेट करना है। आपने उसको एंटर किया, उसने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। तो जनाब अब देखें, आपके पास एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें क्या है, एक कंपनी है जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की सेल है और बहुत सारे शेयरों की सेल है। अब आप इसका टोटल करना चाहते हैं तो मैं बहुत ईजीली इज इक्वल टू लिखूंगा, फिर सम लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और अब मैंने उसको बताना है पहला सेल है जी F39 और आखिरी सेल है जी F46।
तो ये फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है भाई जब पहले आपने क्लिक कर लिया था तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर लो और क्लिक करके इसको ड्रैग कर लो। आप क्लिक करके इसको जब ड्रैग करेंगे तो वो पूरी की पूरी सिलेक्शन जो है उसमें पहला और आखिरी सेल बिल्कुल उसी तरीके से टाइप हो जाएगा। तो वो जो काम आपने यहाँ पे टाइप किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो आपके पास जनाब इसका सम आ गया। अब आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और बाकी सब में पेस्ट करना है। तो आप देखेंगे F2 प्रेस किया, मुझे नज़र आया कि ये इससे ऊपर वाले तमाम सेल्स को सम कर रहा है, विच इज़ गुड, ऐसे ही करना चाहिए था। इसको सम कर रहा है, इसको सम कर रहा है, ये आपके पास इस तरीके से आ गया है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने सम करना है, तो जैसे ही मैं सम लिखूँगा और ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, ये मुझसे पूछेगा बताएं किस किस का सम करना है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि तुम्हारे लेफ़्ट वाले 4 सेल्स का सम करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया तो उसके सामने आ गया कि F39 से लेकर I39 तक, यानी कि F39 से I39 तक के दरमियान के जो कंटिन्यूस रेंज है इसको सम करना है। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो आपके पास इन्हीं तमाम का सम आ गया। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सही है जनाब। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास जितना मर्जी डाटा, बड़ा डाटा हो, जितना ज़्यादा रोज़ का डाटा हो, आप उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये सम का फंक्शन यूज़ करना है। अब ये काम इतना ज़्यादा यूज़ होता था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको मज़ीद फास्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप टेंशन न लें, आप आए एक्सरसाइज नंबर 2.5 में और आप सिंपल यहाँ पे जहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है ना, यहाँ पे कर्सर ले जाएं और आए होम की टैब के अंदर, यहाँ पे आपके पास होगा ऑटो सम। ठीक है जी। और देखिए इसने क्या कहा है, ऑटोमेटिकली ऐड इट अप, योर टोटल विल अपीयर आफ्टर द सिलेक्टेड सेल। आपने जो है वो यहाँ पे एक सेल के अंदर जाना है, उस सेल के अंदर जाकर, अब इसके 2-3 तरीके हैं। आप जिस सेल में टोटल करना है आप उस सेल पे जाएं और ऑटो सम पे क्लिक करें। राइट, होम की टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एंड पे एडिटिंग के अंदर ऑटो सम आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो सारा काम उसने खुद ही कर दिया। उसने इक्वल टू भी लिखा, सम भी लिखा और रेंज भी सिलेक्ट कर दी। कि उसने कहा कि जी मुझे लग रहा है कि ऊपर इतने सेल्स में आपका डाटा आ रहा है, तो उसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि भाई आप ये फार्मूला एंटर करना चाहते हैं ना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप खाली सेल में लिखें और उसके बाद आप उसके ऊपर ये वाला फंक्शन करें। एक ये भी आप काम कर सकते हैं कि आप रेंज को सिलेक्ट कर लें कि इतनी रेंज का टोटल कर दो और फिर ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो वो उसका टोटल आखिरी सेल में लिख देगा। ठीक है जी, ओके। इवन आप ये भी कर सकते हो कि एक से ज़्यादा रेंजेस को सिलेक्ट करो और ऑटो सम पे क्लिक करो तो वो उनके नीचे उनका टोटल लिख देगा। अब ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि अच्छा टोटल किस तरफ आना चाहिए। अच्छा, यही बात नहीं है, इवन आप एक से ज़्यादा रोज़ को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप चाहते हो कि इसका सम इस साइड पे आए, क्योंकि अभी आपने देखा कि वो नीचे सम डाल देता है। अब इधर नहीं, इधर को सम करना चाहते हैं हम, तो हम वो वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लें, यानी कि तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक किया और ज़बरदस्त उसने क्या किया, हर सेल का सम, हर 4 रोज़ का सम उसके सामने। देखें ज़रा, F2 प्रेस किया तो मुझे नज़र आया कि ये लेफ़्ट वाले 4 को सम कर रहा है। क्या यहाँ पे क्या कर रहा है जी, बिल्कुल F2 प्रेस किया तो मुझे फॉर्मूला नज़र आया कि सम जो है इससे लेफ्ट वाले 4 सेल्स का हो रहा है। इस 614 को चेक करते हैं, F2 प्रेस किया, नज़र आ रहा है। एस्केप का बटन प्रेस किया तो फार्मूला से आप दोबारा वापस बाहर आ जाएंगे। तो मैं F2 प्रेस किया, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एस्केप प्रेस कर दिया। F2 प्रेस किया, बिल्कुल सही है, एस्केप प्रेस कर दिया। और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से मैं दोबारा ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो वो ऊपर वालों का सम करके नीचे मुझे ला के दे देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने कहा कि भाई सम करना है तो टेंशन ही कोई नहीं है, सम तो मैंने ऑसम कर दिया है। ठीक है जी, सही है। और सम जो है वो इतना ऑसम कर दिया है कि आप ज़रा अब देखिएगा इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.6 के अंदर आपने इन सबको सिलेक्ट किया और इसको भी सारे को सिलेक्ट कर दिया और ऑटो सम पे क्लिक किया। दैट्स इट। हर एक साइड पे उसने कॉलम्स में पिछले कॉलम्स का टोटल बता दिया, उसने रोज़ में ऊपर वाली तमाम रोज़ का टोटल बता दिया और यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल भी बता दिया। अब आप ग्रैंड टोटल इस साइड का कर लें या इस साइड का कर लें, क्योंकि ये सारे टोटल्स ही हैं तो ये टोटल 5270234 ही बनेगा। तो जनाब देखें, जो काम पहले इतना मुश्किल था, लंबे लंबे फार्मूले एंटर करने थे, आप सिर्फ ये ऑटो सम के फंक्शन से इस काम को जो है ना वो क्विकली कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज हम इसकी करते हैं और इस दफ़ा हम लोग
ऑटो सम की ऑप्शन पे अगर आप कर्सर लेके जाएं तो आपको यहाँ पे इसका देखें, नीचे जो बैलून नज़र आ रहा है इसमें सम लिखा हुआ है और उसके आगे ऑल्ट प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ दिस फंक्शन। हम लोग यहाँ पे ये बात भी पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद भी ये चाहते हैं और अच्छे तरीका वही है, ज़्यादा क्विकली काम वही होता है कि जो कीबोर्ड शॉर्टकट से किया जाए, जिसमें माउस के ऊपर कम से कम हाथ जाना हो। ठीक है, लेकिन शुरू में हम लोग माउस के ऊपर कैलकुलेशन सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग माउस का इस्तेमाल ख़त्म कर देंगे। हम लोग जो है वो किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करेंगे। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल उस वक्त आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आपको कीबोर्ड अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता होगा, और ये ना हो कि आप कीबोर्ड को देख के एक उंगली से टाइप कर रहे हैं। आपकी टाइपिंग प्रॉपर होनी चाहिए जिससे आप बहुत 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 ज़्यादा क्विकली इन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ज़रा जनाब यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करते बल्कि हम आल्ट और इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं। तो ये देखें, ये कीबोर्ड के ऊपर मैंने आल्ट और इक्वल टू का बटन इकट्ठा प्रेस किया तो विद इन नो टाइम हमारे पास इसका टोटल फिर से आ गया है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे नहीं रुका, उसने कहा भाई आपने अगर तो टोटल करना है तो टोटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेजॉरिटी केसेस में आप टोटल ही कर रहे होते हैं रोज़ का, तो उन्होंने आपको ये इसकी तो एक बिल्कुल ही सीधा सीधा कीबोर्ड शॉर्टकट भी दे दिया कि बस डाटा सेलेक्ट करो, कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करो, यू विल गेट द सम। ओके, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो इतने ज़्यादा समझ लें कि यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी आप जितना ज़्यादा सम यूज़ होता है उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल होता है। तो उनके भी इन्होंने जो है वो इस तरीके से शॉर्टकट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। एवरेज क्या होता है जी? आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ज़रा रुकें, मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सेल की जो शीट है इसके नीचे ये एक्सेल का व्यू नज़र आ रहा है और ये एक ब्लैक कलर की बार नज़र आ रही है। ये आपके पास हो सकता है ब्लैक कलर की नज़र ना आ रही हो क्योंकि मैंने थीम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 3-4 डिफरेंट कलर थीम्स के साथ आता है। ये जो इस वक्त कलर थीम है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसमें बार सबसे बेहतर तरीके से नज़र आती है। मैंने इसलिए इसको जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इट इज़ डार्क ग्रे। अच्छा, डार्क ग्रे के अंदर ये नीचे स्टेटस बार आ रही होती है। जब भी कभी एक्सेल के अंदर आप कुछ सेल्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस सेल से मुतालिक उन सेल से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने कहा कि भाई ये जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं इनका टोटल है जी, इनका टोटल है 1149718 और ये 8 वैल्यूज़ हैं और इनकी एवरेज 143715 बनती है। इवन आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ सेल्स को टिक और अनटिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, एवरेज बताई जाएगी, काउंट बताया जाएगा। मैं कहता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी बता दो। तो जैसे मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को टिक करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ा मज़े का कोई टूल है। आपको सम करने की बजाय आप सिर्फ 2 सेल्स को सिलेक्ट करें तो आपके पास उसका सम आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, काउंट भी बता देगा ये कितनी वैल्यूज़ हैं और एवरेज भी बता देगा ये कितनी है। बहरहाल अगर आप अपनी शीट पे प्रिंट करना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं एवरेज मुझे चाहिए। एवरेज क्या होती है? इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया जाए फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे। ऑटो सम की ऑप्शन को अप्लाई करने की बजाय इसके साथ वाले छोटे से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगी। एवरेज, तो जैसे मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा एवरेज का फंक्शन अप्लाई होगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इक्वल टू और एवरेज बताया और फिर उसके बाद उसने जो है वो रेंज सेलेक्ट किया है। अब ये काम बड़ा अच्छा करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि बजाय इसके कि अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर दें और आपको बाद में मैनुअली चेक करना पड़े, वो हर दफ़ा फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको बताता है कि भाई ये फार्मूला, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये रेंज सेलेक्ट किया है, क्या ये ठीक है? अगर ठीक है तो सिंपल एंटर प्रेस कर दें तो यू विल गेट द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स 143715। इवन आप इसको यहाँ से कॉपी करके इन तमाम पे पेस्ट कर सकते हैं तो हर एक रेंज की एवरेज आपके पास आ जाएगी। अभी ये वाली जो एवरेज है ये किसकी है? इन सब की है। ये वाली एवरेज जो है ये किसकी है? ये इन सब की है। F2 प्रेस करके हम फार्मूला को देख सकते हैं कि ये क्या फार्मूला लगा हुआ है और उसमें कौन कौन से सेल सेलेक्टेड हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ऐसे करें कि नहीं, मुझे इन तमाम की कंबाइंड एवरेज बताएं कि क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूँगा, एवरेज लिखूँगा, एवरेज आ गया AVERAGE, ब्रैकेट स्टार्ट की,
अब वो मुझसे पूछ रहा है नंबर, तो मैं इन तमाम नंबर्स को ड्रैग करके सिलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे इन तमाम नंबर्स की एवरेज नज़र आ रही है। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये 163 जो एवरेज है ये सिर्फ इन नंबर्स की है, 171306 सिर्फ इन नंबर्स की एवरेज है, ये इन नंबर्स की एवरेज है, एंड सो ऑन। लेकिन ये वाली जो एवरेज है, ये अगर आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज, राइट। इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कर्सर ले जाएं और ऑटो सम के अंदर से मैक्स के फंक्शन पे क्लिक करें, तो वो मैक्स में देखें उसने सेंस किया, उसने कहा कि इससे ऊपर भी नंबर्स हैं, इससे ऊपर से लेकर एंड तक नंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक गलती कर रहा है, ये एवरेज वाले को भी साथ में ले रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस रेंज को ठीक करना होगा। रेंज को ठीक करने का तरीका यह है कि आप कहीं पे भी सेल पे क्लिक करें तो वो जो रेंज उसने सेलेक्ट की हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपने खुद अपनी रेंज जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप करनी है। तो इस तरीके से मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड सो ऑन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। हम इस सेल में गए, हमने सेल में इक्वल टू प्रेस नहीं करना, आप खाली सेल में गए और यहाँ पे जाके आपने ऑटो सम के अंदर मिनिमम क्लिक किया। तो जैसे ही आप मिनिमम क्लिक किया, एक्सेल ने फिर वही गलती की। क्यों? क्योंकि ये गलती नहीं है, ये उसका काम करने का तरीका है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जैसे ही आप यहाँ से ऑटो सम में से कोई भी फंक्शन बताएंगे, वो क्या करेगा, वो ऊपर या राइट साइड पे देखेगा कि ऊपर या राइट साइड में से कहाँ पे डाटा है। अगर उसके बिल्कुल ऊपर उसको नंबर्स नज़र आएंगे तो वो उन नंबर्स को अप टिल वहाँ तक जहाँ तक नंबर्स है वो सेलेक्ट कर देगा। ठीक है जी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के ये एक्चुअली फॉर्मूलाज हैं, वो इनको सेलेक्ट कर देगा। इस गलती को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है, एंटर करना है, तो ये मेरे पास जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और मैं फिर इसी को कॉपी करके इन तमाम जगहों पे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा जी, काउंट की बात करते हैं। आप यहाँ पे काउंट भी लगा सकते हैं। ऑटो सम के अंदर आपको काउंट नंबर भी मिलेगा और काउंट नंबर पे फिर उसने वही गलती की कि वो चीज़ें भी काउंट कर ली जो नहीं चाहिए थी। हम इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस सेल पे दोबारा क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग करके मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंटर किया तो मेरे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ गई और काउंट का जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो जनाब इसको कंक्लूड करते हैं इस एक्सरसाइज को। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि हम लोग फॉर्मूला को एक जगह से दूसरी जगह जब कॉपी करते हैं तो उसके तमाम रेफरेंसेस भी कॉपी होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा फार्मूला लगाएं। आप फार्मूले की बजाय ऑटो सम के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपना काम क्विकली कर सकते हैं। ऑटो सम के फंक्शन में एक चीज़, एक लिमिटेशन होगी, वो ये होगी कि वो सबसे पहले देखेगा कि उस जिस सेल में वो लग रहा है उससे ऊपर वाले सेल्स में कहाँ तक नंबर्स हैं। जहाँ तक उसको नंबर्स मिलेंगे वो वहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फिर वो देखेगा कि अगर ऊपर उसको कहीं नंबर नहीं मिल रहे तो फिर वो लेफ़्ट साइड पे देखेगा कि लेफ़्ट साइड पे कहाँ तक उसको नंबर्स मिल रहे हैं। जहाँ तक उसको नंबर्स मिल रहे होंगे वो वहाँ तक सेलेक्ट कर लेगा। कभी कभार ऐसे भी होगा कि आपके किसी एक सेल में डाटा नहीं है। चलें फॉर एग्जांपल इस प्रैक्टिस को करते हैं हम लोग। मैं जनाब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ और टोटल मेरे पास आता है कैसे, हम आल्ट इक्वल टू के बटन प्रेस करके लगा देते हैं। आल्ट इक्वल टू मैंने प्रेस किया, उसने ऊपर देखा, जहाँ तक उसको डाटा मिला उसने वहाँ तक उसको सम कर दिया। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको बैक स्पेस करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर आल्ट इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखें कि जहाँ तक उसको कंटिन्यूसली डाटा मिला है वो वहाँ तक ही गया। उससे एक सेल आगे जैसे ही डाटा गायब हुआ वहाँ से उसने वो रुक गया। उसने कहा नहीं भाई, इससे ऊपर मुझे नहीं पता। तो ये गलती भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे गलती तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये इसका काम करने का तरीका है कि वो ये देख लेता है कि कहाँ तक उसको कंटिन्यूसली डाटा मिल रहा है। सो इस केस में आपको यहाँ पे ज़ीरो लिखना पड़ेगा। ज़ीरो इज़ एक क्वांटिटी, ज़ीरो एक नंबर है, और खाली सेल इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। खाली सेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ज़ीरो के अंदर ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब मैं आल्ट इक्वल टू प्रेस करूंगा तो देखें उसने कहाँ तक, उसने एंड तक सारा का सारा डाटा जहाँ तक उसको नज़र आया है वो उसने सेलेक्ट किया है। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि इफ़ देयर इज़ एन एम्प्टी सेल तो ऑटो सम ऑटोमेटिकली उसको नहीं कंसिडर करेगा। फिर आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कहीं गलती से कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, एक आखिरी जादू इसका देखते हैं जी, और फिर उसके बाद इसको एंड करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.9 ग्रैंड टोटल्स की। आपने इस पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, खाली सेल भी नीचे सेलेक्ट कर लिए, ऑटो सम पे क्लिक किया, मेरे पास इसका सम आ गया। इसी तरीके से आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया, सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, मेरे पास नीचे इनका सम आ रहा है। आप F2 प्रेस करके देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला सही अप्लाई हो रहा है। जी बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आपने इसको फिर दोबारा साउथर्न रीजन को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, सम आ गया।
अब आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहते हैं जो कि इन तमाम टोटल्स का टोटल होता है, इसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ग्रैंड टोटल फाइंड करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। आप इन तमाम टोटल्स को सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर जितना भी वैल्यू सबको सेलेक्ट कर लें इस तरीके से कि आपका आखिरी सेल में ग्रैंड टोटल आ रहे हो। आप ऑटो सम पे क्लिक करें, अब ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली इन तमाम नंबर्स को जो कि यहाँ पे आने हैं वो उनको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा और आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये जनाब जो ऑटो सम का फंक्शन है ये बहुत ही मज़े का फंक्शन है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा जब आप डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, जब आप सम्स कर रहे हैं और इन चीज़ों को जो है वो समराइज़ कर रहे हैं। राइट, चलें जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।